अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो अभी कुछ सोच ही रहा था जब किसी ने उसके गिर्द हसार बनाया और उसके कंधे पर सर रख दिया। बेबी सुना नहीं, वो कंधे पर सर रखे प्यार से बोली, तो चलो मैं आता हूँ। वो सिगरेट पाँव से मसलता उसके हाथ पर हाथ रख के बोला, नहीं तुम भी चलो। वो उसकी गर्दन पर होंठ रखकर बोली, जान तुम जाओ ना, देखो शयान अकेला है, डर जाएगा। नहीं, तुम जानते हो उसे 1 महीना में मैं कितना मिस किया है उसे। तुम्हें वो उसे अपनी तरफ मोड़ती हुई बोली, कितना किया है? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बहुत ज़्यादा। उसके गले में बाजू डालते मोहब्बत से बोली। मीर इसको गोद में ले लिए बेडरूम में लाया और उसको बेड पर लिटाकर इस पर झुक गया और उसमें खोने लगा। मगर आने वाला दिन इसके लिए अच्छा साबित नहीं होना था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दीवाने को उसकी दीवानगी का सिला मिलने वाला था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला जब उसका मोबाइल बजा। तौलिया गर्दन में डालता स्क्रीन पर चमकता नाम देखा। उसने कॉल रिसीव की। हाँ बोलो इकरम, अब पता लगाया उस लड़की का? वो फ़ोन स्पीकर पर लगाता अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा था। जी सर, वो मीर हसन शाह की पहली बीवी है और उनका एक बच्चा भी है। निकाहनामा के मुताबिक शादी को 5 साल हो गए हैं। गुड। ज़ेब की आंखें चमकी। कहाँ ठहरी है ये मोहतरमा? सर किसी होटल में रुकी हैं। ओके, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो जल्दी, और एक और काम, सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचो यहाँ जल्दी। ओके सर, तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शुक्रिया सर। वह फ़ोन बंद करता मुस्कुरा दिया। आंखों में अनोखी सी चमक थी। वो शर्ट पहनता गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर आया। ज़ेब कहाँ जा रहे हो? जमशेद साहब लॉन्च में अखबार पढ़ रहे थे जब ज़ेब सीढ़ियाँ उतरता नज़र आया। पहली बात, आप मुझे पर कोई हक नहीं रखते। दूसरी बात, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए सुबह सुबह मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए मुझसे बात ना करें तो अच्छा है। बेटा, माफ़ नहीं करोगे अपने बाप को? ये तन्हाई मुझे मार डालेगी। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं आप, फ़िल्मों में काम क्यों नहीं करते? वो वैसे भी अभी आपने तन्हाई देखी कहाँ है? और इतने नौकर हैं घर में, तन्हा कहाँ है आप? इस टॉपिक पर बाद में बात करता हूँ, आप इंजॉय करें। वो उनका दिल छलनी करता चला गया और वो उसे जाता देखते रहे। मीर उठ भी जाओ यार, 2 बज गए हैं। क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? गुस्से से कहा। बेबी शॉपिंग करने जाना है, प्लीज़ उठो फ्रेश हो जाओ। नहीं यार, वहाँ वॉलेट में मेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा है, तुम अकेली चली जाओ। तुम कौन सा पहली दफ़ा आई हो? मगर बेबी मैं अकेली शयान को कैसे संभालूंगी? तानिया मेरी जान, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ और अब मुझे सोने दो। बेबी तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं बकवास कर रहा हूँ। इसके दोबारा बोलने पर वो दरस्तगी से बोला। इसके गुस्से से बोलने से उसने शयान को उठाया और अपना बैग उठकर रूम से बाहर चली गई। मिसेस मीर हसन, वो पार्किंग में आई तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी, जी आप कौन? मैं आपका ड्राइवर। मीर सर ने कहा है कि आपको शॉपिंग पर लेकर जाना है। हम वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। इस इंसान की मुझे कभी समझ नहीं आती। वो बड़बड़ाई। वो शयान को अपने साथ बिठाकर मोबाइल में बिज़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसने बाहर देखा तो ये कोई और रास्ता था। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? वो ख्वास बाख्ता सी बोली, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। बोलते क्यों नहीं? देखो तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, वो बहुत बुरा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। मगर अब वो भी खामोश रहा। बैक मिरर में देखा तो वो किसी को कॉल कर रही थी। गाड़ी एक झटके से रुकी। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा, सर्द आवाज़ में बोलता वो गन का रुख बच्चे की तरफ करके बोला, मोबाइल दो अपना मुझे। मैंने कहा दो अपना मोबाइल मुझे। वो गुस्से से गिराया। उसने मोबाइल उसके हाथ में रख दिया। वो इतना डर गई कि कुछ बोल ना सकी और गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। एक बहुत खूबसूरत घर के आगे उसने कार रोकी। नीचे उतरो, वो फिर से बोला। आवाज़ वैसी ही सर्द थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसारा हट पैदा कर रही थी। अंदर जाकर कोई होशियारी नहीं करनी, बस जो मैं कहूँगा वो करती जाना। उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। हर कदम उस मन भारी लग रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो ज़ेब? वो टूट जाएगी, नहीं बर्दाश्त कर सकेगी उसकी बेवफाई। अंदर से कहीं आवाज़ आई, ज़िंदगी भर के गम से आज़ाद कर रहा हूँ उसे, अगर बाद में पता लगा तब भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए अब ही सही वक्त है। दिल ने जवाब दिया, तुम देख नहीं सकोगे उसका रोना टूटना, इसलिए रहने दो, दिमाग ना खाओ।
नहीं, उसे मैं टूटने ही नहीं दूँगा, वो मेरी प्रिंसेस है, बहुत बहादुर है। दिल ने कहा। दिल और दिमाग की जंग में वो बुरी तरह उलझ गया था। इसी सोच में वो अंदर दाखिल हुआ और पीछे मरे-मरे कदमों से वो आ रही थी। अब्बास से वह हाउस से में तैयारियां अरूज पर थी। तमाम नौकरों की डोरें लगी थी। आखिर को उस घर की लाडली बेटी का निकाह जो था। अब्बास साहब भी सब मेहमानों को दावतनामा देने में मसरूफ़ थे और साथ खुश और उदास भी थे उनके आंगन की रौनक किसी और के घर में जाने वाली है। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनका रूठना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, सबका ख्याल रखना कितना अच्छा लगता है। और फिर वो एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं। आप ही बस भी करें, कब से ये नावल पढ़ रही हैं? अपने मायूं का ड्रेस चेक कर लें यार। वो इसके कमरे में चौथी दफ़ा आ चुकी थी मगर नूर मैडम का नावल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। निमरा बस 2 मिनट। आप ही वो गुस्से से उसकी तरफ भरी और इसके हाथ से नावल खींच लिया। अब निमरा आगे आगे और नूर पीछे थी। वह दोनों पूरे कमरे में उछल कूद कर रही थी। निमरा बेड पर चढ़ने लगी जब साइड टेबल पड़ी मीर और नूर के निकाह की तस्वीर नीचे गिर गई। जहां निमरा साकत हुई वहां ही नूर के कदमों को भी ब्रेक लगी। नूर ने नीचे बैठकर तस्वीर को उठाया तो शीशा उन दोनों के दरमियान में से टूटा था, जिसे उन दोनों के दरमियान ड्राग लग गई हो। आप ही आई एम सॉरी, ये सब अचानक हो गया। निमरा उसके हाथ से तस्वीर लेकर उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। मैं अभी हैदर से फ्रेम मंगा कर ठीक कर देती हूँ। वह नूर को सख्त बिठाकर देखकर बोली, चलो नीचे चलें निमरा। उसने जब निमरा को रोने की तैयारी करते देखा तो बोली, मगर अंदर से वो बहुत डर गई थी कि एक अनजान सा खौफ था किसी को खोने का। फिर अपना वहम समझ के नीचे आ गई, मगर ये वहम हकीकत बनकर कुछ देर बाद उसके सामने होना था। अरे ज़ेब बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? ज़ेब के साथ किसी लड़की और बच्चे को देखकर मरियम बेगम ने पूछा। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो, उसने सर झुकाकर उनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बताया नहीं कौन है? ये बताता हूँ, आप सब घर वालों को बुला लें फिर मैं बताता हूँ। और हाँ, रुखसाना फुप्पो को भी कॉल कर दीजिएगा। वो सोफे पर बैठा बोला, साथ उसने तानिया को भी इशारा किया बैठने का। वो बैठ गई। 1 घंटे तक सब वहाँ मौजूद थे। हसन शाह तानिया को यहाँ देखकर हैरान ज़रूर हुए मगर खामोश रहे। ज़ेब बेटा बोलो, तुम्हारा तो दिल बैठा जा रहा है। मरियम बेगम ज़ेब को खामोश बैठा देखकर बोली, फुप्पो आपको जो बात मैंने बताने लगा हूँ प्लीज़ आराम से सुनिएगा। फुप्पो, ये लड़की मीर की बीवी है और ये बच्चा भी उसका है। उसकी बात सुनकर लॉन्च में खामोशी छा गई। सीढ़ियाँ उतरती नूर ने ये अल्फाज सुनकर निमरा का सहारा लिया। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ेब बेटा? अब्बास साहब मुश्किल से बोले। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं जानता था आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सारे सबूत लेकर आया हूँ। उसने टेबल पर तमाम डॉक्यूमेंट रख दिए जिसे कांपते हाथों से सबसे पहले मरियम बेगम ने पकड़ा। इस सब में तानिया बल्कि खामोश बैठी थी। ये सच्चा नहीं हो सकता। मीर किसी और से प्यार करते हैं, झूठ था वो सब। वो प्यार जताना सब फरेब था। वो सीढ़ियों पर बैठी चली गई। सब खामोश थे, किसी के पास कुछ नहीं था कहने को। भाई साहब बताएंगे कि क्यों धोखा दिया मीर ने मेरी बेटी को? वो इसके निकाह में थी, फिर वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अब्बास साहब गम और गुस्से से बोले। इस सब में पहली बार तानिया ने सर उठाया, जिसे यकीन करना चाह रही हो जो उसने सुना सच्चा है। ज़ेब उसकी हैरानगी देखकर समझ गया कि मीर ने इसे भी धोखे में रखा है। बैल की मुसलसल आवाज़ से उसने अपनी नींद से भोजल आंखें खोली। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसकी भग से उड़ी। सलाम शाह साहब, आप तो हमें भूल ही गए। नहीं चौधरी साहब, आप तो हमारे खास खरीदार हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको? ये तो करम नवाजी है। कहना ये था शाह साहब कि आज ज़रा हम तनहा, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा किसी की तन्हाई को कैसे दूर करना है। वो मक्कारी से हंसता हुआ बोला, क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं जैसम को कहता हूँ, वो आपके रात रंगीन करने के इंतजाम करता है। शुक्रिया शाह साहब, रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और हमारे इस अनमोल हीरे का क्या हुआ जिसकी तस्वीर हमने आपके मोबाइल पर देखी थी? बस 2 दिन तक वो मेरी दस्तरस में आ जाएगी, फिर वो आपके पास होगी। ठीक है शाह साहब, हम और इंतज़ार कर लेते हैं उस अनमोल हीरे का। जी जी चौधरी साहब, वो आपकी ही है। मैं तो कब का ये काम कर चुका होता, मगर आप तो जानते हैं वो ज़रा मजहबी बीवी टाइप की है। ओके, अब आप एंजॉय करें, फिर बात होती है। वो फ़ोन बंद करता उठ गया। घड़ी पर टाइम देखा तो शाम बज रहे थे। ये तानिया अभी तक नहीं आई। वो फ्रेश होकर उसे देखने के इरादे से बाहर निकला। जब उसकी मोबाइल टोन बजी, देखा तो पापा का मैसेज था जिसमें घर जल्दी आने का कहा गया था, वो भी अब्बासी हाउस। वो होटल से निकलता पार्किंग में आया और गाड़ी में बैठ गया। अब उसका रुख अब्बासी हाउस की तरफ था। वो
सिटी पर कोई धन बजाता लॉन्च में दाखिल हुआ, मगर वहाँ सबको खामोश बैठा और नूर को रोता देख उसके कदमों को ब्रेक लगी। क्या हुआ है नूर, क्यों रो रही हो जान? वो लहजा में प्यार समोए बोला और जल्दी से उसके करीब पहुंच। जान चुटह अभी अल्फाज मुंह में थे जब नूर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। अभी वह मुंह पर हाथ रखे हैरत से नूर को देख ही रहा था जब तानिया रूम से बाहर आई। चुटह अब ये दूसरा थप्पड़ तानिया ने उसके मुंह पर मारा और शायद शयान को लेटने गई थी कमरे में जब उसने मीर की आवाज़ सुनी। तुम धोखेबाज इंसान, तुम 5 साल से मुझे धोखा देते आए हो, नहीं शर्म आती तुम्हें? बदतमीज इंसान, वो गुस्से से बोली, मगर वो तो मुंह में हाथ रखे हैरानगी से अपने सामने खड़े अपने सच को देख रहा था। बोलते क्यों नहीं हो? वो इसका गिरेबान पकड़ती बोली। बर्बाद कर दी तुमने मेरी ज़िंदगी, मुझे अब रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। देखो तानिया, हम आराम से बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लॉन्च में तमाम नफूस उनको लड़ता देख रहे थे। मैं कुछ नहीं सुना। मीर हसन शाह, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अभी इस लड़की को तलाक दो। इसके कहने पर नूर ने नज़रें उठाई। क्या नहीं था आंखों में दुख, तकलीफ, बेबसी। ज़ेब वास्ता खामोश खड़ा अपनी प्रिंसेस को देख रहा था जिसका हर आंसू उसके दिल पर गिर रहा था, उसे तकलीफ दे रहा था। मीर, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इसे तलाक ना दी तो फिर मुझसे और मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फैसला करना मुश्किल था, एक तरफ नूर और दूसरी तरफ उसका बच्चा और बिजनेस। और फिर उसने फैसला कर लिया जिससे पूरे लॉन्च में सकूत छा गया। मैं मीर हसन शाह अपने पूरे होशो खवास में नूर अब्बास को तलाक देता हूँ। नूर को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। तलाक देता हूँ, उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। तलाक देता हूँ। वह मरियम बेगम के गले लगती फूट फूट के रो दी। अपनी किस्मत के लुट जाने पर अब्बास साहब सोफे पर ढक से बैठ गई। इसके अल्फाज से पूरे लॉन्च में खामोशी छा गई, वहशतनाक खामोशी। जिस घर थोड़ी देर पहले खुशियाँ थी अब वहाँ गम के बादल थे। रुखसाना बेगम और हसन शाह खामोश खड़े थे, कुछ था ही नहीं कहने को, बस खामोश आंसू बहा रहे थे। आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, शायद मेरी परवरिश करने में कोई कमी रह गई, वो गम और गुस्से से कहती नूर की तरफ बढ़ी, मगर मरियम बेगम ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। आप लोग जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। उन्होंने नूर का चेहरा ऊपर किया, मगर वो होश और खवास से बेगानी हो चुकी थी। नूर, चंदा आंखें खोलो, वो रोते हुए बेहोश हो चुकी थी। प्रिंसेस आंखें खोलो, वो उसके करीब बैठा उसे आवाज़ दे रहा था। हैदर, गाड़ी निकालो जल्दी। वो उसकी नब्ज़ चेक करता बोला जो बहुत स्लो चल रही थी। मेरा अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना, मैं बगैर किसी हक के इस हाथ लगा रहा हूँ। वो आराम से इसको गोद में उठाए बाहर की तरफ भागा। वो उसे गोद में उठाता बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी तक लाया और जल्दी से इसको बैक सीट पर लिटा दिया, और साथ इसके निमरा और मरियम भी बैठ गई। हूर को उसने अब्बास साहब के पास छोड़ दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो इन्फॉर्म कर दें। हैदर, तुम दूसरी गाड़ी में आओ, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ बोला। अच्छा भाई। वो रैश ड्राइविंग करता आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करता अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर उस रूम में ले गए थे। वो बाहर दीवार के साथ खड़ा अपने इश्क के लिए दुआ गो था। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे थप्पड़ मारा। मीर हसन शाह को वो गाल पर हाथ रखे गुस्से से पूरे कमरे में टहल रहा था। अपने अंदर भरते इश्ताल को वो कम करने की कोशिश कर रहा था। इस ज़ेब को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, सारा प्लेन खराब कर दिया। मेरा बहुत ही प्यार आ रहा था इसे नूर पर, छोड़ूंगा नहीं इस ज़ेब लगारी को। वो आंखों में नफरत के शोले लिए कमरे की हर चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। नूर को नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बहुत अहम हैं। अगर उसे होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। मरियम बेगम अपनी प्यारी बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। निमरा रो रही थी जिसे हैदर ने बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। थोड़ी देर पहले ही अब्बास की ज़िद पर हूर इन्हें अस्पताल लेकर आई थी। इस वक्त एक बहुत बेबस इंसान लग रहा था वो, जो अपनी बेटी की खुशियाँ कहीं से भी नहीं ला सकते थे। अपनी नाजुक सी बेटी जिससे कभी उन्होंने गर्म हवा नहीं लगने दी, आज किस्मत ने कैसा खेल खेला उसके साथ जिससे वो कांच की गुड़िया टूट सी गई थी। ज़ेब का भी यही हाल था। वो पिछले एक घंटे से एक ही पोजीशन में खड़ा था, आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी, मगर वो सबके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से चला गया। और अस्पताल की बैक साइड पर वो अंतवाना मर्द जिसने हर
दर्द हंस के सहा था, फूट फूट के रो दिया, प्लीज़ अल्लाह जी उसे मुझसे ना छीने, मैं मर जाऊँगा अगर उसे कुछ हुआ, मेरी सांसों की डोर उसके साथ जुड़ी है, अल्लाह जी प्लीज़ उससे मुझसे जुदा ना करे। ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपनी प्रिंसेस को खोना नहीं चाहता। वो इस वक्त बिल्कुल अपने एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। अपना दिल हल्का करने के बाद वो इस सब के लिए कैंटीन से कुछ लेकर आया। जानता था किसी ने कुछ नहीं खाया होगा, ज़बरदस्ती सबको थोड़ा बहुत खाना खिलाया और वो वहीं बेंच पर बैठ गया। खिड़की से आती सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में जंबिश हुई। पहले तो वो पहुंचने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। जैसे जैसे ख़वास बहाल होने लगा, कल का क़यामत भर दिन उसे याद आ गया। आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। आए मीर, क्या कमी थी मुझ में जो आपने मुझे छोड़ दिया। गम एक मरतबा फिर ताज़ा हो गया। नर्स जो इसकी ड्रिप चेक करने आई थी, इसको होश में आते देखा वो डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप करने के बाद सबको तसल्ली दी कि अब वो खतरे से बाहर है, मगर उसको किसी भी किस्म के गम से दूर रखना होगा। इसके होश में आने के बाद सबसे पहले मरियम बेगम और अब्बास अंदर दाखिल हुए। वो खामोश आंसू बहा रही थी। मरियम बेगम का तो दिल काट के रह गया था अपनी मासूम की बच्ची की हालत देख कर। अब्बास साहब का भी कुछ यही हाल था। गुलाबी गालों में अब जर्दी घुल गई थी, हमेशा चमकने वाली शिफा नीली आंखें अब वीरान थी। मरियम बेगम ने आगे भर के उसे गले लगाया और वो किसी का सहारा पाते एक मरतबा फिर टूट गई। माँ माँ, क्यों क्यों छोड़ दिया मीर ने मुझे। शिद्दत से रोने की वजह से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। माँ तो उस बहुत बहुत प्यार करती थी मैं तो उससे, बस मेरा बच्चा वो तुम्हारे लायक नहीं था। बस करो चंदा। अब्बास साहब आगे भर के उसके सर पर शफकत बड़ा हाथ रख के नम आंखों से बोले, पापा मैंने तो कभी किसी नामहरम की तरफ नहीं देखा। 18 साल की थी जब मामा ने मुझे बताया था उस निकाह के बारे में, तब से मैंने अपने आप को मीर की अमानत समझ लिया था। वो कैसे मेरा साथ बेवफाई कर सकता है। मैं तो कभी किसी और के बारे में सोचा नहीं, फिर वो कैसे सोच सकते हैं किसी के बारे में। वो चेहरा हाथों में छुपाए फिर से रो दी। चंदा बस करो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें ज़्यादा रोने से। वो इसके आंसू साफ करती हुई बोली। उसे गले लगा लिया उन्होंने। अब्बास साहब भी बेटी की ये हालत देखकर टूट गए थे। वो शुक्राने के नफल पढ़ के उसके लिए चॉकलेट लाया। जानता था वो कितनी ही उदास और चॉकलेट से दूर नहीं रह सकती। फूफो मैं अंदर आ जाऊं, वो दस्तक देता बोला। आ जाओ ज़ेब बेटा। वो अंदर दाखिल हुआ तो नज़र उस दुश्मन जान पर गई। उसकी हालत ज़ेब के दिल को कुछ हुआ। ज़्यादा रोने से आंखें सूजी लग रही थी, जर्द चेहरा और बिखरे बाल। एक दिन में ही वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। प्रिंसेस, उसकी आवाज़ से उसने चेहरा उठाया। आंखें अब भी आंसू से लबरेज थी। प्रिंसेस देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वो चॉकलेट उसके पास रखता बेड पर एक साइड पर बैठ गया। मुझे नहीं खानी ये चॉकलेट। वो एक साइड पर करती सर घुटनों में रख कर बैठ गया। सोच लो प्रिंसेस, सोच लिया। मुझे नहीं खानी तो नहीं खानी। मरियम बेगम और अब्बास साहब उसके बच्चों जैसे अंदाज में मुस्कुराने लगे। पक्का अपने दोस्त की बात नहीं मानोगी? नहीं, ठीक है फिर मैं ये चॉकलेट बाहिर हूर और निमरा को दे देता हूँ। वो चॉकलेट उठाकर जाने लगा जब नूर ने इसके हाथ से चॉकलेट छीनी और फिर वैसे ही बैठ गई। ये तो गलत बात है प्रिंसेस, तुमने तो खानी नहीं, फिर क्यों छीनी हाथ से? वो खफा खफा से बोला। इस पर बस मेरा हक है, आप किसी और के लिए कभी नहीं ला सकते। वो हक जताती अपनी पुरानी बात दोहराती बोली। ज़ेब भाई, जब कोई मेरे प्रिंस को मुझसे छीन रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? आपने कहा था ना कि आप मेरे प्रिंसेस की हिफाजत करेंगे। कोई अगर उसे चोरी करने आएगा तो आप उसे बहुत मारेंगे। फिर आपने उसे क्यों नहीं मारा? वो मेरे प्रिंस मेरे मीर को ले गए। वो अपनी नम सुर्ख आंखें उठाती बोली और ज़ेब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो जानता था अपने महबूब को किसी और के साथ देखना कितनी अजियत देता है। वो ये अजियत पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ तो वैसे ही गम अभी ताज़ा था। वो किसी से भी कुछ कहे बगैर खामोशी से वहाँ से उठकर चला गया। अगले दिन वो घर आ चुकी थी, मगर हर वक्त खामोश रहती थी। खाना भी निमरा वक्त पर खिलाती थी, बस खामोशी से कमरे में बंद रहती थी। जिस घर में पहले उसकी हंसी गूंजती थी वहाँ अब बस खामोशी थी, गहरी खामोशी। ज़ेब रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था, मगर वो उससे भी कोई बात नहीं करती थी। बस चॉकलेट लेकर वो अपने कमरे में मौजूद रूम फ्रिज में रख देती थी। वो भी खामोशी से इसको देकर चला जाता था। इस वाक़या को एक हफ्ता हो चुका था, मगर उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। अब्बास साहब की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे जिससे वो घर के होकर रह गए। ऑफिस भी हैदर संभालता था। अब्बास साहब की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। फुप्पो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो किचन में अब्बास साहब के लिए चाय बना रही थी जब ज़ेब वहाँ आया।
बोलो जान, क्या बात करनी है? वो चाय कप में डालती हुई, आप ये छोड़ें, वो चीज़ें वही रखता उनका हाथ पकड़ के बाहर लाउंज में ले आया, जहां अब्बास साहब पहले से बैठे ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। मुझे आप दोनों से कुछ मांगना, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो घुटनों के बाल बैठकर उनका हाथ उम्मीद से पकड़कर बोला, अगर हमारे बस में हुआ तो ज़रूर देंगे अपने बेटे को। मरियम बेगम उसके माथे से बाल हटाती प्यार से बोली, फूफो, मैं आपका बेटा हूँ ना? बिल्कुल, आप हमारे सबसे प्यारे बेटे हैं। फूफो, मैं ये जानता हूँ ऐसी बात करने लड़के के घर से उसके बड़े आते हैं, मगर मामा हैं नहीं, और पापा को मैं लाना नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद आया हूँ। वो दरअसल फूफो, बात ये है कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। उसे मैं दुनिया जहान की खुशियाँ दूँगा, कभी किसी गम को उसके करीब नहीं आने दूँगा। वह नज़रें नीची करता एहतराम से बोला, मगर बेटा इतनी जल्दी? मरियम बेगम बोली, फूफो, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो इद्दत ज़रूरी नहीं होती, और वैसे भी अगर नूर कुछ दिन और ऐसे रही तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और सोसाइटी में भी लोग अजीब तरह के बकवास कर रहे हैं, और मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकता। वो सवालिया नज़रों से दोनों को देखता सर झुका गया, मगर वो खामोश रही। उनकी खामोशी को वो इनकार समझता उठ के जाने लगा, जब अब्बास साहब की आवाज़ से रुका, रुको बेटा, मैं अपने घर की रौनक को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? वो बेकरारी से बोला, तुम उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। अगर कभी उसे तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची तो वो दिन आखिरी दिन होगा नूर का तुम्हारे साथ। कभी नहीं करूंगा। और उनके गले लगता नम आंखों से बोला, शुक्रिया फूफो, जीते रहो, खुश रहो। वो उसके सर पर प्यार करती मुस्कुरा कर बोली, तो बेटा जी, कल निकाह और मायूं की रस्म अदा करते हैं, फिर मेहंदी और बारात। जी जी ज़रूर, मैं अंकल अभी सारी तैयारियां करता हूं, मगर एक बात है फूफो, आपने नूर से तो पूछा ही नहीं। अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो अफसरदा लहजे में बोला, नहीं करती वो इनकार, पागल। ठीक है फूफो, मैं अब चलता हूँ, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से रवाना हो गया, और लॉन में बैठी चाँद को देख रही थी वो, जब अब्बास से वहाँ आया और उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर चाँद को देखने लगे। वो अपने बच्चों को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह हैंडल करते थे। चंदा, आपसे एक बात कहनी है। जी बोलें। आज ज़ेब आया था आपका हाथ मांगने हमसे, हम हैं हाँ कर दें। मगर पापा एक मिनट बेटा, वो कुछ कहने लगी, जब अब्बास ने इसे रोका। हमने इसकी आंखों में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, इसलिए हम इनकार नहीं कर सके। क्या आपको हमारा फ़ैसला मंजूर है? वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जी पापा, मंजूर है मुझे। उनकी आंखों में जलती उम्मीद के दीप वो बुझना नहीं चाहती थी, इसलिए राज़ी हो गई। ठीक है, फिर आप आराम करें, कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। वो इसका माथा चूमते हुए अंदर चले गए, और वो वहीं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। वो सुबह के लिए कुछ तैयारियां कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसने अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब भाई। वालेकुम अस्सलाम प्रिंसेस। हैरियत, इतनी रात को फ़ोन किया? वो मुस्कुराता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ। वो ज़ेब भाई, दूसरी जानिब शायद वो कश्मकश का शिकार थी कि बात का आगाज़ कैसे करे। वो ज़ेब भाई, आगे बोलो। वो इसकी बात को काटता हुआ बोला, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो आंखें बंद करती जल्दी जल्दी बोली, शादी किस लिए करते हैं प्रिंसेस? वो बेड पर लेट गया। नहीं, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे तो समझाओ अपना मतलब। वो शौक हुआ, मतलब मुझ जैसी लड़की से आप कैसे शादी कर सकते हैं? तुम जैसी क्या? आप एक तलाक याफ्ता लड़की से क्यों शादी करेंगे? अभी वो कुछ और बोलती जब ज़ेब ने बीच में ही उसकी बात काटी। देखो प्रिंसेस, अगर फिर से कोई फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम तलाक याफ्ता हो, और ये तो मैं तुम्हें कल निकाह के बाद बताऊंगा शादी क्यों करते हैं। अब अपना दिमाग सेट कर लो, नहीं तो जिस तरीके से मैं करूँगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और तुम शायद बेहोश भी हो जाओ। वो मायनी हेज़ लहजे में बोला, आप मुझे डरा रहे हैं? वो भराई आवाज़ में बोली, मैं पापा को बताऊंगी, आपने मुझे धमकी दी। ठीक है, बता देना, फिर मैं भी बता दूंगा कि तुम हर हफ्ता दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती हो, तो आप भी तो साथ होते हैं। वो सूसू करती बोली, हाँ तो मुझे तुम लोगों ने ड्राइवर बनाया होता है, ये तो गलत बात है। आपने वादा किया था कि आप ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, तो जब तुम मेरी शिकायत लगाओगी तो मेरे पास भी बड़े राज हैं, जाएं, मैं आपसे नहीं बोलती। वो नाराज़गी से फ़ोन बंद करके चली गई, और वो अरे अरे करता रह गया पागल। हाँ तो ज़ेब साहब, कल आपको अपनी प्रिंसेस को भी मनाना पड़ेगा। वो शर्ट उतारता मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट कर आंखें मूंद गया। वो पीले रंग के खूबसूरत से नेट की मैक्सी पहने बहुत प्यारी लग रही थी, जिस पर बहुत नफासत से स्टोन का काम किया गया था। लंबे बालों की फ्रेंच चुटिया
बनाए और ड्रेस के हम रंग दुपट्टा जो नफासत से सेट किया गया था, मेकअप से पाक चेहरा जो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, फूलों का जेवर पहने वो खुद भी एक फूल लग रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी खुद के बारे में सोच रही थी, आज वो किसी और के नाम होने जा रही थी। क्या मैं मीर को भुला पाऊंगी? वो खुद से सवाल करती हुई वहाँ बेड पर बैठ गई। तुम्हें भूलना होगा उसे, वो बेवफा है। जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो तुम क्यों खुश नहीं रह सकती? दिल से कहीं आवाज़ आई। वो वहीं सोचों में गुम बैठी रही जब उसके मोबाइल के मैसेज की टून बजी। मैसेज बॉक्स खोला तो ज़ेब का मैसेज था। चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुम से तुम तक है मेरी जान, कभी समझो तो सही ज़िंदगी का हर लम्हा तुम से तुम तक है। अब भी नाराज़ हो प्रिंसेस? अभी वो इसके मैसेज का जवाब देती जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम से बौखला गई। आ जाओ, वो खुद को संभालती बोली। आपी, ये ज़ेब भाई ने भेजा है आपके लिए। हैदर ने अंदर आते हुए एक खूबसूरत सा बॉक्स इसके पास रखता हुआ बोला। उसने धड़कते दिल के साथ बॉक्स खोला तो इसमें सुर्ख गुलाब और बहुत सी चॉकलेट थी। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। मैसेज टोन फिर बजी। मेरी चॉकलेटी क्वीन के लिए उसके दोस्त पल्स फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से, सॉरी प्रिंसेस। वो बस मुस्कुरा दी क्योंकि उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। वो कोई जवाब दिए बिना चॉकलेट खाने लगी। थोड़ी देर बाद निम्रा अपना लहंगा संभालती कमरे में दाखिल हुई। हाथ में वैसा ही बॉक्स था। आपी, ये ज़ेब भाई ने भेजा है। वो उसके पास रखती हुई बेड में बैठ गई। पीले रंग के लहंगे में वो अब भी बहुत क्यूट लग रही थी। अब खोले भी यार, क्या देख रही हैं? उसने खोला तो वैसे ही सर गुलाब के बीच उसका फेवरेट नावल था। मैसेज टोन फिर बजी। नूर, अब अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं खुद आ जाऊँगा। मैं बिज़ी हूँ, इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास। वो मैसेज सेंड करती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जेब की गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। बैक सीट पर जमशेद साहब और हूर बैठे थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर वो बैठ अपनी तमाम तर वजूहात से छा रहा था। पीछे एक और गाड़ी थी और शायद जेब के दोस्त थे। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने वो, इसके ऊपर ब्लैक वास्कट जो इसे काफ़ी सूट कर रही थी। जल्द से नफासत से बाल सेट किए वो किसी सुल्तनत का शहज़ादा लग रहा था। नूर इसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायज़ा ले रही थी जब उसकी नज़र ज़ेब के जूतों पर पड़ी। पहले तो उसे हैरत हुई कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, और ये फिर वो कहका लगा कर हंसती चली गई। निम्रा जो उससे नज़र बचाकर चॉकलेट खाने लगी थी, उसकी आवाज़ से एकदम बौखला कर वहीं रुक गई। हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता आप ही को कोई दौरा पड़ गया है। हैदर को बताती हुई वो सोचों में गुम हो गई। अब्बास साहब और मरियम बेगम उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मायूं के फंक्शन का इंतज़ाम लॉन में किया गया था। हर तरफ गुलाब के फूलों से सजाया गया था। स्टेज पर झूला रखा गया था, वो भी गुलाब के फूलों से सजाया गया था। ये ज़ेब का प्लान था क्योंकि उसकी प्रिंसेस को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। वो स्टेज पर जाने लगा जब हैदर उसके पास आया। भाई रोकें, ये क्या हुआ? एक मरतबा अपने जूतों की तरफ देखें, हुआ क्या है? वो मसनूई गुस्से से बोला। यार देखें तो, वो बेचारगी से बोला। जब ज़ेब ने अपने जूते देखे तो पहले वो हैरान हुआ कि ये मेरे ही पाँव हैं ना, क्योंकि हमारे दुल्हे मियाँ ने तो जूतों की जगह स्लीपर्स पहने हुए हैं। तो क्या हुआ? वो अपनी बौखलाहट मिटाता बोला। इतने प्यारे लग रहे हैं, तुम क्या पता हो फैशन का। वो उससे हैरत ज़्यादा छोड़ कर स्टेज पर चला गया। थोड़ी देर बाद हूर उसके पास आई। काम हुआ मेरा गुड़िया कि नहीं? जी हो गया, ये लें कैमरा, उसमें महफूज है आपकी प्रिंसेस की हंसी। वह मुस्कुराती बोली। शुक्रिया गुड़िया, ये तुम्हारा गिफ्ट। वो अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता हुआ बोला। हूर ने जब आँख खोली तो उसमें छोटी सी एक डायमंड की नोज़ पेन थी। थैंक यू सो मच भाई, वो उसके गले लगते बोली। वो सर पर सुर्ख दुपट्टा का घूंघट किया बैठी थी, जबकि एक तरफ अब्बास साहब और दूसरी तरफ हैदर बैठा था। उसने दोनों का हाथ मजबूती से पकड़ा था। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंजी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, वो धीमी आवाज़ में बोली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और वह नूर अब्बास से नूर ज़ेब बन गई। अब्बास साहब के गले लगती वो शिद्दत से रो दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे चंदा, वो उसका माथा चूमती हुई बोली। बस अपने पापा का सर कभी झुकने ना देना, हमेशा खुश रहो। वो स्टेज पर बैठा बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर वो थी कि उसका सब्र आज़मा रही थी। और देखो वो कह रहा है इसकी बेसब्री से कहने में जमशेद साहब के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वह खूर भी हंसने लग गई। सब्र मेरे भाई आ जाती है। जब ज़ेब ने पूछा कि खूर अभी तक क्यों नहीं आई,
फिर थोड़ी देर बाद वो आती दिखाई दी, फूलों की रोश पर चलती, नीली आंखों वाली शहजादी। मगर उसके मुंह पर घूंघट देखकर वो सख्त बदमज़ा हुआ। वो स्टेज से उतरकर लंबे लंबे ढाक भरता उसके करीब पहुंचा। ये चेहरा क्यों छुपाया है? वो उसके करीब हुआ। मेरी मर्ज़ी, मेरा चेहरा है, मैं जो मर्ज़ी करूं, वो धीमी आवाज़ में बोली। ठीक, अब जो मैं करूंगा, मुझे कुछ मत कहना। वो उसकी तरफ झुकता हुआ बोला और संभालने का मौका दिया बगैर इसको गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चल दिया। पीछे सारे आवाज़ें देते रह गए और वो उसे कमरे में ले आया और फिर बेड पर आराम से बिठाकर रूम का दरवाज़ा लॉक किया। नूर, जो इस तरह सबके सामने उठाने से पहले ही शर्म सुर्ख हो रही थी, दरवाज़ा लॉक करने से वो बिल्कुल ही घबरा गई। वो कदम कदम चलता इसके करीब पहुंचा, फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? बुखलाहट और शर्म से उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। मेरे हाथ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं, मैं चाहे दरवाज़ा बंद करूं या खोलूं। वो इसकी बात को दोहरा रहा था। देखे तुम दिखा ही नहीं रही तो क्या देखूं? वो फिर शौक हुआ। और अब मेरी बात नहीं समझ रहे, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो अपने हाथ मसलती बोली। एक भरी सी आवाज़ में वो बोली, प्रिंसेस, सब की परवाह है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं। वो इसका रुख अपनी तरफ करता चेहरे से घूंघट उठाता हुआ बोला। वो मबहूत सा रह गया, लर्जती पलकें और उसकी गहरी नीली आंखें जिनमें वो खुद को डूब